स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और सबका स्वागत करता हूं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। आज जस्ट टू बी डिफरेंट, अभी हमारी एक सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग के ऊपर, जहां पे जीएस पेपर 1 और साथ ही साथ में सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हम लोग इन ऑर्डर टू एनहांस आवर स्किल्स ऑफ आंसर राइटिंग, ताकि ज़्यादा बेहतर आंसर आ सके। कैसे कंटेंट यूज करना, कैसे स्ट्रक्चर्स बनाना। लेकिन हाल ही फिलहाल में एक ईपीडब्ल्यू के अंदर आर्टिकल आया था, द शूद्र नेशन या शूद्रा नेशन, पेरियार के ऊपर ये आर्टिकल था। अब ऐसे आर्टिकल जब कई बार आते हैं तो सोशियोलॉजी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ईपीडब्ल्यू वाले ये वाले पार्ट जो डायरेक्टली सोशियोलॉजी के अंदर कनेक्शन रखते हैं, वो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है अगले साल आने वाले मेंस के अंदर। आज इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे द शूद्र नेशन, जहां पे वर्णा, जाति, शूद्र, पेरियार, उनकी आइडियोलॉजी, दलित कौन है, आइडिया क्या है, कास्ट सेंसस के ऊपर अगले 15 to 20 मिनट्स। दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी सो इंपॉर्टेंट दैट if you are directly the student of sociology, then you should be making notes out of this session. And if you are not from sociology, then GS paper 1, this content is really going to add that edge to your answers or edge to your content which you have studied till now. तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जहां तक परियार साहब का अंडरस्टैंडिंग है, उससे पहले इस आर्टिकल के अंदर जो ईपीडब्ल्यू का था, वहां पे कांचा इलाया जो एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग था, व्हाई आई एम नॉट हिंदू। यहां पे बोला गया है एक शूद्र के ऊपर कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हालांकि द वर्ड शूद्र टुडे कुड बी कंसीडर्ड एज डेरोगेटरी, कुड बी कंसीडर्ड एज पनिशेबल, बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन ऑर्डर टू ओनली मेक यू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल में किस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया है लोअर कास्ट का। पहले ये शूद्र थे, फिर हरिजन बने, और फिर आज हम दलित या लोअर कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सो टुडे इफ यू लार्जली लुक इनटू दिस, यू विल फाइंड दैट शूद्र इज derogatory and it does not communicate a free feeling of self-respect and assertion. That means the word shudra, which was present earlier, today we often see that the word shudra is considered as derogatory, as it sounds much more as it conveys that the lower caste is more or less largely subordinated. अब in contemporary time, the change in the nature of Shudra can directly be understood from the perspective that we started with the Shudra, we went to Harijan, and today we are largely talking about Dalit. So the change from Shudra to Dalit itself indicates the empowerment or at least the capabilities of the lower caste to question the existing caste hierarchies. तो प्लीज डू मेक श्योर दैट अगर क्वेश्चन में कभी वर्ड शूद्र आता है तो आपका एक पैटर्न ऑफ आंसर वेरी डिफरेंट होना चाहिए, और वहीं पे अगर दलित आता है तो एक पैटर्न ऑफ आंसर बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। अब इससे आगे जाएं तो इस आर्टिकल में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इट्स नाउ कॉमनली अंडरस्टूड दैट कि ये इंटेलेक्चुअल सर्कल के अंदर ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है दैट इट्स नॉट जाति and not it's jati not varna that is actually operating in the society. जो वर्ण सिस्टम था, जो वर्णा सिस्टम था या वर्ण व्यवस्था थी, वो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्णा माने जाते थे, कुछ अवर्णा भी थे आउटसाइड द वर्णा जिन्हें अनटचेबल माना गया। ये वर्णा सिस्टम के ऊपर आज हमारा कास्ट ऑपरेट नहीं कर रहा है। आज कास्ट जो ऑपरेट कर रहा है वो जाति के बेसिस पे है, मतलब सब कास्ट जो है वो एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जाति और वर्णा में डिफरेंस क्या हो जाता है। जाति वो होती है जहां पे सब कास्ट के अंदर भी सेपरेशन होता है, और वर्णा वो होता है जहां पे एक कास्ट, एक वर्ण के लोग अपने आप को वर्णा से आइडेंटिफाई करते हैं, ना आपके सब कास्ट से। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ब्राह्मण्स है, सब कास्ट, श्री वैष्णव ब्राह्मण्स और मे बी नंबोदरी ब्राह्मण्स और मे बी सम अदर फॉर्म्स ऑफ ब्राह्मण्स प्रेजेंट इन योर लोकल एरियाज। अब होता यह कि ब्राह्मण्स अपने ही सब कास्ट नंबोदरी को फेवर करे तो इट्स एन ऑपरेशन ऑफ कास्ट, जाति। एंड अगर ब्राह्मण्स ओवरऑल, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ब्राह्मण यू आर, इफ यू आर लार्जली कंसीडरिंग योरसेल्फ ओनली एज अ ब्राह्मण, नॉट एज अ नंबोदरी ब्राह्मण, देन यू आर ऑपरेटिंग अंडर वर्णा। आज के अगर एस्पेक्ट में देखें तो कास्ट के अंदर हम देखते हैं
जाति ज्यादा डोमिनेटिंग है, वर्ना कम डोमिनेटिंग है। तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि वर्ना सिस्टम का डेथ हो गया है? कल यूपीएससी में क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में या सोशो में तो फॉर श्योर आ सकता है कि डू यू थिंक दैट द वर्ना मॉडल इज इररेलेवेंट इन एक्सप्लेनिंग दिस टुडे? द पॉइंट इज दिस, वेदर द कास्ट इज ऑपरेटिंग और जाति इज ऑपरेटिंग, द एसेंस ऑफ दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ना सिस्टम। लिखा हुआ है, ऑल्दो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जातिज बट ऑलमोस्ट एवरी जाति ड्रॉ देयर आइडियोलॉजिकल रैशनल फ्रॉम द वर्ना मॉडल। Therefore, that ideological justification to every jati somehow radiates from varna. So varna may not be directly relevant, may not be directly explaining the manifestations and equations of caste systems in the modern contemporary times, but yet the ideological justification to those various sub caste and jatis are given by or radiates from the varna aspects. So please make sure, if the question comes whether the varna model is not justification now or is not operating, no, it may not directly be manifested but it is still relevant. अब इस आर्टिकल में बताया गया कि शूद्र होते कौन है। बी आर अंबेडकर सर का और ज्योतिबा फुले सर का मैं यहां पे एक एस्पेक्ट लिख रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना। बी आर अंबेडकर ने क्या बोला? शूद्र वर एन आर्यन कम्युनिटी, ध्यान से सुनो, हु वर फॉलन क्षत्रिय ओइंग टू लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विद ब्राह्मण्स। इनका मानना यह है कि शूद्र वो है, आर्यन कम्युनिटी है शूद्र। एक जनरल तरीके से हम जब देखते हैं, दसायूज और आर्यंस का एक डिबेट है, दासयूज या दसायूज जिसे बोलते हैं, द्रविडियंस। यहां पे तो कुछ और कहानी है कि आर्यंस थे वो, फालन क्षत्रिय है जो ब्राह्मण से डिफीटेड थे। वैसा ही अंडरस्टैंडिंग फूले साहब में है, जहां पे इट इज कंसीडर्ड हियर दैट द शूद्र आर फॉलन क्षत्रिय। तो शूद्र की भी अपनी अपनी परिभाषा है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लोगों ने अपनी अपनी मिथ्स और जस्टिफिकेशंस अटैच की है इन ऑर्डर टू प्रूव देयर आइडेंटिटीज। ये दो चीज इसलिए काम आएगी कि कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके का डिबेट आ जाए कि मतलब शूद्र है कौन इंडिया में, कहां इनकी ओरिजिन है, क्या अंडरस्टैंडिंग्स है, किस तरीके से लोगों ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझा। तो ये दोनों प्लीज याद रखना, बिकॉज दोनों डायरेक्टली आपके सिलेबस में है, वेदर जीएस और वेदर सोशियोलॉजी। इससे आगे जाए तो कास्ट सेंसस के ऊपर इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स थे, तो मैंने 2 या 3 पॉइंट निकाल के रखे। नॉर्मली जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कास्ट का डेटा कलेक्ट करके कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा होगी चीजें। योगेंद्र यादव ने कुछ उल्टी कहानी बताई है, अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट, सो दैट इट पुशेस यू टू थिंक बियॉन्ड योर नॉर्मल लिमिट्स। ये बोलते हैं कि कास्ट सेंसस करना ही चाहिए सोसाइटी के अंदर, क्योंकि शायद हमें कास्ट सेंसस से ही पता चल सकता है कि दलित इज नॉट जस्ट द ओनली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी, रादर देन कास्ट सेंसस में हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट द कंडीशंस ऑफ ओबीसी, मेनी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग इन द ओबीसी कम्युनिटी और कैटेगरी, their conditions are far worse than that of scheduled caste। शायद हमें एक कास्ट सेंसस से ही पता चल सकता है कि कुछ ओबीसीज ऐसे भी हैं जिनके शायद शेड्यूल कास्ट से भी नीचे है उनकी डेवलपमेंट इंडेक्सेस। तो वी नीड टू एक्चुअली कंडक्ट अ कास्ट सेंसस नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द रिजर्वेशन पॉलिसीज, बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक अस अंडरस्टैंड। शायद हमें जब वो फैक्ट आएंगे तो समझ में आएगा कि दलित एकमात्र कम्युनिटी नहीं है जो डिस्क्रिमिनेटेड है। ओबीसी के अंदर भी ऐसे ऐसे शायद कैटेगरीज हो सकती है, ग्रुप्स हो सकती है, कास्ट हो सकती है जो आज शायद दलित से भी ज्यादा प्रताड़ित है या एक्सप्लॉइटेड है। Should we conduct caste census? Obviously, in order to understand this for sure, मैं read out कर दे रहा हूं। It would be very insightful for both theoretical and empirically insightful on how caste as a system is exclusionary and oppression is not just among Dalit but also among OBC। शायद एकमात्र तरीका है जहां पे आज तक हमारा एक कॉमन सेंस नॉलेज जाता है कि दलित ही डिस्क्रिमिनेटेड है, दलित ही एक्सप्लॉइटेड है। शायद कास्ट सेंसस से हमें इस रियलिटी से वाकिफ होना पड़े कि ओबीसी भी बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेटेड है, एज एडवोकेटेड बाय योगेंद्र यादव। तो बाई चांस कभी कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन आया तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से नोवल कंटेंट आ जाएगा आपके आंसर के अंदर। आगे बढ़े, कास्टिसिज्म के ऊपर इस आर्टिकल के अंदर कुछ टिप्पणी थी। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, कास्टिसिज्म जब भी आता है तो हम ये समझते हैं
कि सिर्फ दलित को हम कास्ट का विक्टिम मानते हैं, शायद दलित ही एकमात्र विक्टिम रहा कास्ट का, लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी है दोस्त कि सिर्फ दलित नहीं विक्टिम है। ये नैरो अंडरस्टैंडिंग है या मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर एक सब्सटैंटिव, एक डिटेल्ड और या फिर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देखे तो नॉट जस्ट दलित बिकेम द विक्टिम्स ऑफ कास्टिसिज्म, वी ऑल्सो सी दैट देयर आर अदर कास्ट ऑल्सो विच आर एक्चुअली ऑप्रेस्ड। लुक्स एट दलित एज द मोस्ट ऑप्रेस्ड बाई इट बट नॉट द ओनली ऑप्रेस्ड बाई इट। मान लिया दलित शायद सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड रहे कास्टिसिज्म से, बट शायद दलित को छोड़ के और भी कास्ट है जो एक्सप्लॉइटेड रही। तो कास्टिसिज्म इज नॉट जस्ट फेस्ड बाय द दलित्स, देयर आर अदर कास्ट व्हिच कैन बी फेस्ड। ये पॉइंट बताने के लिए आई जस्ट मेड इट क्लियर कि यार इतनी सारी तरीके हैं चीजों को कि सिर्फ दलित ही पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ के चलूं तो इट विल बी ए मिसनोमर, एटलीस्ट बी ए नैरो अंडरस्टैंडिंग। अब पेरियार के ऊपर था तो पेरियार का एक फैक्ट लगाया है, टाइम पीरियड मैंने लगाया जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर clarifications. Advocated unity between OBC and दलित। याद रखना पेरियार साहब वो थे जिन्होंने ओबीसी और दलित के बीच में यूनिटी की बात की, और हम देखते हैं बीएसपी और ओबीसी और दलित यूनिटी 1980s में उत्तर प्रदेश के साइड में भी आई या नॉर्दर्न इंडिया में भी आई। नॉन ब्राह्मण्स किसे बोला गया? नॉन ब्राह्मण्स। पेरियार के शब्दों के अंदर पेरियार किसे नॉन ब्राह्मण रेफर करते थे? मेंट दोज हु वर अपोज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। जिन जिनको ब्राह्मण्स ने अपोज किया या डिस्क्रिमिनेट किया वो सारे नॉन ब्राह्मण थे पेरियार के लिए। तो इट वाज जस्ट नॉट अ कास्ट सिस्टम, इट वाज अ ग्रुपिंग व्हिच पेरियार वर एडवोकेटिंग। इन नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो, एक मैनिफेस्टो लिखा था 1917 में इन्होंने। 1920 के बाद में ये मूवमेंट थोड़ा सा पॉलिटिकल होता चला गया। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के नाम से इन्हें जाना जाता है, और प्यार का नाम कह लो पेरियार है या उपाधि मान लो पेरियार है। और ईवी रामास्वामी नायकर इनका नाम। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया था। इन नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो जो 1917 में लिखा इन्होंने, नॉन ब्राह्मण सिग्नल्ड अपोजिशन टू ब्राह्मण हेजिमनी। नॉन ब्राह्मण का सिर्फ केवल उद्देश्य और मतलब यह था कि ब्राह्मण हेजिमनी को क्वेश्चन करना या फिर ब्राह्मण हेजिमनी को रिजेक्ट करना। द्रविडियंस आर नॉट हिंदूज, ये मानते थे कि द्रविडियन जो है वो हिंदूज नहीं है, देयरफॉर उनके ऊपर कास्ट का कोई सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने सावरकर की टिप्पणी के ऊपर भी एक पॉइंट लिखा जो उस आर्टिकल में मेंशन था। सावरकर साहब ये मानते थे कि मुस्लिम्स वर टू बी अपोज्ड बिकॉज ऑफ देयर वायलेंट और एग्रेसिव नेचर। अब पेरियार ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कि अगर ऐसा है कि भाई अगर कोई एग्रेशन है तो उसको हमें अपोज करना है, तो ये बोलते हैं मुस्लिम के साथ साथ ब्राह्मण्स को भी, अपर कास्ट को भी अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो वायलेंट हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं फॉर लोअर कास्ट। आई मीन व्हाट ए लॉजिकल पॉइंट। ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं फिर तो मैं अपर कास्ट को भी अपोज करूंगा क्योंकि हमारा लोअर कास्ट के साथ वो वायलेंट हो रहे हैं। सो डू राइट दिस पॉइंट विद डबल स्टार मार्क कि ये वाले कंटेंट आपको काम आएंगे जब ये क्वेश्चन कभी पेरियार पे आता है। आगे बढ़े। पेरियार कॉल्ड फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन ब्राह्मण्स टू अपोज हिंदू एग्रेशंस। हिंदू एग्रेशन का मतलब यहां पे क्लियरली है ब्राह्मण एग्रेशन, बिकॉज द्रविडियंस को वो हिंदूज मानते ही नहीं थे। ब्राह्मण्स के एग्रेशन को अपोज करने के लिए इन्होंने मुस्लिम्स और नॉन ब्राह्मण्स की यूनिटी की बात की, तब जाके शायद ये ब्राह्मण डोमिनेशन खत्म की जा सकती है। ही अक्यूज्ड शूद्र इन पावर, ये शूद्र को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये बोलते हैं जो शूद्र पावर में पहुंच गए वो लोग को भी इन्होंने अक्यूज किया, उन लोगों को भी इन्होंने डांटा और बताया कि किस तरीके से तुम लोग भूल चुके हो और ब्राह्मण्स के साथ मिल चुके हो और उनके वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट कर रहे हो। यहां पे आता है कूद के आपका कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन, जो शायद ये एग्जांपल बन सकता है। He advocated that irrespective of whether the untouchable, अब कई बार हम इनको सिर्फ द्रविड़ नाडु से जोड़ लेते हैं, द्रविडियन से जोड़ लेते हैं, द्रविडियन मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कितना बड़ा बात कहा यहाँ पे, कितनी बड़ा थॉट था यहाँ पे। ये बोलते हैं कि कोई अगर द्रविडियन मूवमेंट को ज्वाइन करे या नहीं करे, कोई भी शूद्र, कोई बात नहीं है, लेकिन जब इस पार्टी के या फिर जब इस मूवमेंट के उद्देश्य फुलफिल होंगे और जब द्रविडियंस दैट इज शूद्र अगर मैं बोलूं फ्री हो जाएंगे, शूद्र वैसे नहीं क्योंकि नॉन हिंदू है, द्रविडियन जब फ्री हो जाएंगे तो कोई भी द्रविडियन उसके अचीवमेंट पे अपना अधिकार जता सकता है, चाहे वो उसमें पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। आई विल रीड दिस। He advocated that irrespective of whether the untouchable caste joins Dravidian Kazagam or not, they have the right to claim the benefits of the party's effort. तो इसका मतलब जो ये द्रविडियन मूवमेंट था सिर्फ वो लोकल द्रविडियंस के लिए नहीं था, वो सारी की सारी शूद्र कम्युनिटी के लिए था, चाहे वो देश के किसी भी प्रांत या किसी भी देश किसी भी पार्ट से बिलोंग करे।
तो कई बार इन्हें लोग एंटी नेशनल बोल देते हैं। क्या वो एंटी नेशन थे, एंटी नेशनल थे? शायद ये स्टेटमेंट तो क्लियरली बताता है कि was not just fighting for the Dravidians, he was largely fighting for the entire Shudra community, trying to enhance and improve their positions. अब आगे बढ़ें तो पेरियार के अंदर और 2-3 बातें हैं। पेरियार ओपाइन दैट नॉट ओनली ब्राह्मण्स बट ब्राह्मण्स के नीचे वाले लोग हैं जो और डोमिनेंट कास्ट है, क्षत्रियाज एंड वैश्यास, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं शोषण किया है दलित का, शूद्र का। He wanted the caste associations of, हालांकि वर्ड दलित लेटर कॉइन किया गया बट मैंने जस्ट यूज किया है यहां पे। He wanted the caste association of Brahmins and intermediate caste to be abolished, बैन कर दिया जाए। बट यहां पे इनका बायसनेस है, लेकिन ये शूद्र जो है उनकी, लोअर कास्ट जो है उनकी दलित एसोसिएशंस रखना चाहते थे। आई मीन ये कैसे पॉसिबल है? शायद इनका जस्टिफिकेशन ये रहा होगा कि इनको जरूरत है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर, लेकिन इनकी एसोसिएशंस अगर रहेगी तो एग्जिस्टिंग वे ऑफ थिंग्स को इंपोज करेगी और शायद वो कास्ट खत्म नहीं हो पाएगा। इज पेरियार ए सेपरेटिस्ट? क्या पेरियार साहब एक सेपरेटिस्ट हैं? कई बार इनके मूवमेंट को गोविंद सदाशिव गोरे जैसे सोशलॉजिस्ट ने, एक उच्च दर्जे के सोशलॉजिस्ट ने इन्हें क्रिटिसाइज किया एज ए सेपरेटिस्ट मूवमेंट। इन्हें सेपरेटिस्ट तक का टैग मिला हुआ है बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा। क्या ये सेपरेटिस्ट है? एक पॉइंट मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि हमारा मूवमेंट पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए शूद्र, सिर्फ द्रविडियंस के लिए नहीं था। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनना, Periyar believed that bracketing society into castes अगर होगा तो देश कभी नेशन नहीं बन पाएगा। Where each imagined and desired superiority over the other had made it impossible for Tamils to consider themselves as a nation. It is in this context some people call Periyar as separatist, कि ये तमिल नेशन की बात कर रहे हैं यहां पे। पूरा कंटेक्स्ट देखो, पूरा का पूरा, if you see the entire context, you will understand this. He is trying to say कि if till the time the nation is divided into different castes, the nation, the India cannot be considered as a nation. So what Periyar was advocating here was not separatism. He was only advocating that the India can become nation only and only when the caste is abolished. Till the time caste exists, according to Periyar, India cannot be considered as a nation. बट समटाइम अगर हम सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन ले ले इसकी तो शायद हमें पेरियार सेपरेटिस्ट लगते हैं, बट शायद इनका ये एसेंस नहीं था जो इस स्टेटमेंट से बहुत क्लियर हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ द्रविडियंस की बात नहीं हो रही थी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस 10 to 15 मिनट सेशन। ऐसे ही कुछ और भी ईपीडब्ल्यूज के आर्टिकल आगे मैं आपके सामने लाता रहूंगा। और वैसे हमारा 18 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है सोशियोलॉजी का। डू ज्वाइन द बैच, डू शो अस योर लव, एंड एट द सेम टाइम this batch will definitely take your sociology to next level. I assure you that. So take care. Really have a nice day. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।